बड़ी खबर आपको आज की बताएंगे। आज योगी सरकार अब बजट पेश करने जा रही है। योगी सरकार का आज यूपी के लिए बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे और इस बार 8.5 लाख करोड़ का बजट होने का अनुमान है। बजट पेश होने से पहले सुबह 9:30 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें बजट के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। योगी सरकार के इस बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। बजट में मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिला, इन सब पर फोकस रहने वाला है। प्रदेश में पर्यटन को और बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। सरकार आज अपना बजट पेश करने जा रही है। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। सर, आज का ये जो बजट है, ये किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं? देखिए, प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार प्रदेश को नंबर बनाने के लिए, प्रदेश को विकसित बनाने के लिए, प्रदेश के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लेने के लिए, सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देते हुए विकास की यात्रा करने के लिए संकल्पित होकर के हर बजट प्रस्तुत हुआ है। और आगे भी आज का बजट भी इसी तरह का होगा। बजट का आकार भी निरंतर प्रतिवर्ष बड़ा रूप लेते जा रहा है। मैं समझता हूँ इस बार का बजट बहुत ही सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और सभी को आकर्षित करने वाला और सभी को छूने वाला बजट हुआ। सर, ये विपक्ष जिस तरीके से लगातार पहले दिन से ही हंगामा कर रहा है, जब से सत्र की शुरुआत हुई है, क्या लग रहा है आपको कि आज का जो बजट होगा, इस सत्र के दौरान भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिलेगा? क्योंकि विपक्ष कह रहा है पिछला बजट खर्च नहीं किया गया। देखिए, लोकतांत्रिक मूल्य और मूल्यों में और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विपक्ष की भूमिका अच्छे काम में सरकार की पीठ थपथपाना। अगर कहीं कोई उनको लग रहा है कि कहीं कोई काम उनके अपेक्षित जनहित का काम नहीं हो रहा, तो उसमें उसकी समीक्षा करके उसकी सुझाव देना, ये विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। लेकिन पॉजिटिव काम में भी, अच्छे कामों में भी लगातार नेगेटिविटी फैलाना, लगातार बवाल पैदा करना, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था को वहाँ हाउस में न चलने देना, जिस तरह का आप देख रहे हैं, ये मैं समझता हूँ जनता इसे स्वीकार लोकतंत्र में नहीं करती है और उसका परिणाम विपक्ष को निश्चित रूप से आगामी 27 में भुगतना पड़ेगा। और आइए लखनऊ से हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, उनसे और जानकारी लेते हैं। संकेत मिश्रा, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। देखिए, एक तरफ कुंभ चल रहा है, जिसके लिए योगी सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी तैयारी के साथ उस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाई हुई है। तो वहीं आज बजट का दिन है, जहां सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है सुबह 9:30 बजे की योगी कैबिनेट की बैठक। आज इस योगी कैबिनेट की बैठक की बड़ी बातें बताइए, साथ ही बजट जिसको लेकर आकार बताया जा रहा है 8.5 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है, जो अपने आप में इतिहास रख देगा, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा योगी सरकार का। बताना है गाड़ी खड़ी कि आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बजट पेश होगा। आज का दिन उत्तर प्रदेश के विकास के लिहाज से काफी अहम है। इस समय हम वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के आवास पर हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना दरअसल बजट के ही कार्यों में अंदर बैठे हुए हैं, आवास पर ही वो मौजूद हैं। और अगर आज के दिन बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 9:30 बजे उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी योगी कैबिनेट की, और इस बैठक में जो बजट का प्रस्ताव है उस पर मुहर लगाई जाएगी। ये बजट उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी सरकार का जो ये बजट होगा, ये अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। यानी कि 8 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट होगा और इसे आज योगी सरकार पेश करेगी। 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक है। योगी कैबिनेट की बैठक में इस बजट के प्रस्ताव पर मंजूरी मिलेगी। और इस बजट को अगर देखा जाए तो इसमें चाहे वो उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए तमाम अहम विभाग हैं, उनके लिए बजट आवंटित किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के हर तबके को, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, या फिर उद्योगों से जुड़े हुए तमाम जो उद्योगपति हैं, यानी कि हर तबके को साधने की कोशिश इस बजट के माध्यम से होगी। और किसानों के लिए भी ये बजट काफी अहम साबित होगा। दरअसल जिस तरीके से लगातार योगी सरकार किसानों के लिए, हर तबके के लिए काम कर रही है, और जो सबसे खास बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं
उन वादों को पूरा करने के लिए भी इस बजट में सीधे तौर पर उसकी भी छाप नजर आएगी। जो आज का ये बजट पेश होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में वादे किए गए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए जो तमाम वादे थे उनको पूरा करने के लिए भी ये जो बजट है आज का, इसमें छाप नजर आएगी। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 9:30 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। 8:30 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यहां से निकलेंगे अपने आवास से और योगी कैबिनेट की बैठक में पहुंचेंगे। योगी कैबिनेट की बैठक सीएम आवास पर 9:30 बजे से होगी। यहां से कुछ दूरी पर है। वित्त मंत्री अपने आवास से निकलकर कैबिनेट की बैठक में पहुंचेंगे और उसके बाद 11 बजे विधानसभा वित्त मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में जाएंगे। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका संकेत मिश्रा जानकारी के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 9:30 बजे की कैबिनेट की बैठक बहुत अहम है और आज जो बजट पेश किया जाना है वो योगी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जहां पर प्रदेश के हर वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। तो अब देखना सुनना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। योगी सरकार का बजट जो 8.5 लाख करोड़ का हो सकता है। और आइए कुछ और अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में आज रेखा गुप्ता रामलीला मैदान में भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। ये भी बड़ी खबर अपने आप में, क्योंकि दोपहर 12:15 पर रेखा गुप्ता दिल्ली की सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ आज लेने जा रही हैं। इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री समेत 30,000 से ज्यादा मेहमान शामिल होने जा रहे हैं। रेखा गुप्ता को बुधवार शाम को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। उन्होंने उपराज्यपाल विनय सक्सेना से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होने जा रही हैं। इनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। थैंक्स करना चाहूँगी, धन्यवाद आदरणीय मोदी जी को, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और दिल्ली की जनता को, जिन्होंने ये मौका 27 साल बाद दिल्ली में एक नया अध्याय जो शुरू हो रहा है उसकी जिम्मेवारी मेरे कंधों पे दी। और शायद ये पूरे देश की महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मान की घड़ी है और देश की आधी आबादी आदरणीय मोदी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती है। मैं आदरणीय मोदी जी का, पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये जिम्मेवारी देकर के मुझ पे भरोसा जताया। और मैं आज ये प्रण करती हूँ कि मेरा एक एक क्षण इस जिम्मेवारी को पूरा करने में लगेगा। मुख्यमंत्री योगी ने कल विधानसभा में बोलते हुए महाकुंभ 2013 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुंभ 2013 को लेकर 2014 में सीएजी की जो रिपोर्ट आई थी, उस कैग की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि 2013 के कुंभ में 1,141 करोड़ 63 लाख केंद्र सरकार के खर्च हुए और वहीं मात्र 10 करोड़ 57 लाख राज्य सरकार ने खर्च किए। यानी पैसा ही नहीं आयोजन के लिए दिया गया। 2014 में जो केग की रिपोर्ट आई थी 2013 के कुंभ की, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। रिपोर्ट में बताया गया कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए फंड से भी पूरा मेला संपन्न कर दिया, जबकि अखिलेश सरकार को आयोजन पर 70% धनराशि खर्च करनी थी। अपने स्तर पर भी उनको खर्च करनी थी, अपना पैसा नहीं खर्च किया। 13 के कुंभ में इन्हें 1,141 करोड़ 63 लाख रुपए केंद्र सरकार के खर्च हुए और वहीं मात्र 10 करोड़ 57 लाख रुपए राज्य सरकार ने खर्च किए। यानी हमें ये सब बुरा नहीं लगता, इसलिए नहीं क्योंकि हम जानते हैं आपकी प्रवृत्ति है, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता, उसका कोई उपचार नहीं, वो अपने आप ही टूटता रहेगा। और इसलिए इस महान आयोजन को करने का अवसर हमारी सरकार को प्राप्त हुआ और मेरा यह मानना है कि महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। याद रखना, उपहास से, विरोध से और अंततः स्वीकृति से।
महाकुंभ में पवित्र स्नान का एक नया रिकॉर्ड बन गया है। इस पर अपडेट ले लीजिए कि कल 1,19,00,000 से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया और अब कुल मिलाकर 57 करोड़ से ज्यादा का यह आंकड़ा पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं के पहुंचने का अब भी सिलसिला जारी है। सर्वेश दुबे हमारे साथ और जानकारी के साथ महाकुंभ क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करेंगे सर्वेश की तरफ। सर्वेश, हर दिन यहां भीड़ पहुंच रही है और जैसे जैसे अपने अंतिम पड़ाव पर महाकुंभ पहुंचता जा रहा है, यानी कि 26 फरवरी तक हर दिन करोड़ों की संख्या में स्नान करके लोग यहां से जा रहे हैं। आज का क्या अपडेट है? कितनी भारी संख्या में आप यहां पर देख सकते हैं श्रद्धालुओं के पहुंचने, कितना पहुंचा हुआ है और कितना उत्साह देखा जा रहा है उनके बीच में? देखिए, मैं बता दूं कि आज मेले का 39वां दिन है और 20 फरवरी के बाद 26 फरवरी को मेले का समापन होगा, लेकिन श्रद्धालुओं का तांता टूटने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं कि ये संगम जाने वाला मार्ग है और सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ये कह सकते हैं श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं और लगातार श्रद्धालुओं का सैलाब ट्रेनों से, बसों से, अन्य जो साधनों से यहाँ पर पहुंच रहा है। और अब जो है सूर्य की किरणें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं सूर्य की लालिमा जैसे बढ़ रही है उसी तरह से लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पिछले 5 दिनों की अगर बात करें तो पिछले 5 दिनों से यहाँ पर लगातार श्रद्धालु बढ़ रहे हैं और हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ पर गंगा, यमुना और अधि सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई है। कल यानी कि 19 फरवरी को 1,19,00,000 श्रद्धालुओं ने देर शाम तक स्नान किया है और यह आंकड़ा अब लगभग 57 करोड़ तक पहुंच गया है और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी सरकार ने जो अनुमान लगाया था कि करीब 45 करोड़ श्रद्धालु यहां पर स्नान करने आएंगे, उससे भी कहीं ज्यादा श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और ये माना जा रहा है कि पूरे महाकुंभ के दौरान 60 से 65 करोड़ श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, कहाँ से आए हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ देख रहे हैं आप? मैं बिहार बांका डिस्ट्रिक्ट मंदराचल पर्वत के पास से आया हूँ। मेरा मंदार मधुसूदन भगवान की मंदिर है, सबलपुर ग्राम हुआ और यहाँ की जो विधि व्यवस्था है वो मतलब अविश्वसनीय है, जो कि इतना सेफ है। शायद हमें नहीं लगता था कि इस जो सुविधा यहाँ दे रखी है, जो यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जो राजनेताएं हैं, इन लोगों ने जो किया है, मीडिया कर्मचारी ने जो किया है, अग्निशमन कर्मचारी ने जो किया है, वो बहुत मतलब कभी सोच नहीं सकता था कि इतना ज्यादा भीड़ को, जनसंख्या को और सनातन धर्म को विकसित करने के लिए हमारे देश में। आप कहाँ से आए हैं और कैसी व्यवस्थाएं देखते हैं? हम मंदार पर्वत के पास से आए, बांका डिस्ट्रिक्ट से। हम बहुत बढ़िया व्यवस्था देखे, अविश्वसनीय व्यवस्था यहाँ है। ऐसा व्यवस्था कभी नहीं होगा, नहीं हुआ है जी। तो निश्चित तौर पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, कहाँ से आए हैं आप लोग और कैसी व्यवस्था से आए हैं? जी, गाजियाबाद से आए हैं हम। कैसी व्यवस्था देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे बहुत अच्छा है, जो भी चीजें दिख रही है और दिल खुश हो रहा है देख देख के काफी। मैडम कहाँ से आई? गाजियाबाद से आए हैं जी। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई परेशानी। पैदल भी चलना पड़ रहा है? पैदल थोड़ा बहुत तो चलना पड़ेगा ही, देखो जो आए हैं तो, लेकिन फिर भी कोई परेशानी नहीं है। परेशानी नहीं? नहीं, कोई अच्छी व्यवस्था है, उत्तम व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो भी व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्हें कई किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ रहा है क्योंकि ज्यादा भीड़ आ रही है और हर दिन करीब इतनी भीड़ आ रही है जैसे कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के पर्व पर जो भीड़ होती है उतनी भीड़ प्रतिदिन आ रही है। ट्रेनों से, बसों से, तमाम जो साधन है, अपनी प्राइवेट गाड़ियां हैं, उसके लिए तमाम पार्किंग बनाई गई है, वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और उसके बाद मेले में यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर लगा हुआ है, लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और आज भी उम्मीद यही है, जिस तरह से यहाँ पर सुबह से भीड़ देखी जा रही है, कि यहाँ पर करोड़ों लोग आज भी स्नान यहाँ पर करेंगे और इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन भी लगातार लोगों के लिए यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं कर रहा है कि ताकि लोग यहाँ पर आए और सुगमता से स्नान करें। और भी कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे बातचीत कोशिश करेंगे। आपने तो स्नान भी कर लिया, त्रिपुंड लगा लिया? ठीक है सर्वेश, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं लखनऊ से आया हूँ। हर दिन करोड़ों की संख्या में आके पवित्र स्नान करके महाकुंभ में श्रद्धालु जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ अपने परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे। उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, उनके परिवार के यहाँ पर पहुंचने के दौरान की तस्वीरें और स्नान करने के दौरान की तस्वीरें। इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं जिन्होंने महाकुंभ को जीवन के अमृत की खोज का प्रतीक बताया। महाकुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर महाकुंभ में आए साधु संतों में गहरी नाराजगी है। ममता बनर्जी के साथ ही लालू प्रसाद यादव के महाकुंभ को दिए गए विवादित बयान को लेकर भी साधु संतों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है।
इस समय में इस प्रकार का बयान देना ये पूर्णतः गलत है और मैं हिंदू जाति से आग्रह करूंगा कि इस प्रकार का बयान देने वाले को पूर्णतः हिंदू से निष्कासित कर दे, उसका बहिष्कार करें। ममता बनर्जी का यह बयान ये शो करता है कि वो विक्षिप्त हो चुकी हैं और आज से ही नहीं, शुरू से वो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी राजनीति करती आई हैं। इनका बयान अति निंदनीय है और इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन ये भी हिंदू समाज की एक वो है। लेकिन जो भी है, हमारा महाकुंभ सफल हो रहा है, इन लोगों से देखा ही नहीं जा रहा है तो बोलेंगे क्या। जो सारे जो मुस्लिम पक्ष के वोट के लिए राजनीति करने वाले, जो लालू हो चाहे ममता हो, अखिलेश हो, ये सब पगला गए हैं। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये सोच ही नहीं पा रहे। संत समाज क्या इनको चेतावनी देता है? संत समाज ये चेतावनी देता है कि अस्तित्व में हो अभी तो अस्तित्व में बने रहो, और नहीं तो अगर इसी प्रकार धर्म का खिलाफ करते रहोगे, धर्म के विषय में अनाप शनाप बोलोगे तो अस्तित्व में भी नहीं रहोगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। जिसकी जो भावना है उसी प्रकार से उसको दिखाई दे रहा है। किसी को मृत्यु कुंभ दिखाई दे रहा है, किसी को अच्छाई दिखा रहे।